अपॉन टी के बराबर होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये एवरेज करंट होता है। कौन सा करंट होता है? एवरेज। ये इस इंटरवल में फ्लो किया है, ये इस इंटरवल में जो करंट फ्लो किया है उसका एवरेज होता है ये। ठीक है, तो हमें एवरेज पे और उस पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और कितना चार्ज फ्लो किया, वो चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, चार्ज को उसके टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। ये भी किसकी यूनिट है? ये भी करंट की ही यूनिट है। और जो 1 कूलाम पर सेकेंड होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है ना 1 कूलाम पर सेकेंड, इसी को 1 एम्पियर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये था आपका, इसके ऊपर आसान से न्यूमेरिकल बनेंगे, सिंपल सिंपल। और किस प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अपने पास है ना एक लूप दे रखा है, एक लूप है, और इस लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या चीज फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्लो की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लो दे दी, ये मान लो आपको एफ दे दिया। एफ क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब सर्कुलर लूप है तो मतलब मोशन कैसी होगी इसकी? ये पीरियोडिक मोशन होगी, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद फिर से वही चक्कर पूरा करेगा, अगले कुछ टाइम के बाद फिर से वही चक्कर पूरा करेगा। तो ये एक प्रकार से पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे इसके फ्लो की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा? एफ चक्कर लगा लेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कितने चक्कर पूरे कर लेगा, कितने साइकिल पूरे कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेगा? एफ चक्कर पूरे कर लेगा, एफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज तो हमें पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको क्या लेते हैं हम? ई लेते हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं साइन की बात नहीं कर रहा। वैसे माइनस ई लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होता है? ई। ई मैं यहाँ किसको लिखता हूं? देखो, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतने चार्ज को मैं ई से लिखता हूं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार्ज फ्लो कर रहा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे पूछा गया है करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपसे पूछा गया है। कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताओ। तो देखो करंट हमें पता है भाई, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो अगर इसका टाइम देखें, टाइम मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना शुरू करता है और वापिस यहाँ पे कितने टाइम के बाद आएगा? भाई ये तो एक साइकिल पूरा हो गया ना इसका। तो एक साइकिल के टाइम को क्या बोलते हैं? जितने टाइम में एक साइकिल पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो अपने पास क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो टाइम दे रखा है कि टी टाइम में, इतने टाइम में, एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो करेगा इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर गया एक टाइम पीरियड में? ई चार्ज फ्लो कर गया। कितना चार्ज फ्लो कर गया? कितना चार्ज फ्लो किया इसमें से? ई चार्ज फ्लो करेगा ना। तो भाई आप ना कोई भी पॉइंट देख लो कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूं, यहाँ बैठ के देखा मैंने, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से क्या गया? इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से ई चार्ज फ्लो कर गया, इसमें से ई चार्ज फ्लो कर गया। अब दोबारा ये इलेक्ट्रॉन कितने टाइम बाद आएगा? टी टाइम बाद आएगा। तो टी टाइम में तो कितना चार्ज गया है यहाँ से? टी टाइम में तो ई चार्ज गया ना यहाँ से। अगर फिर देखें टी टाइम बाद फिर आ जाएगा, तो 2t बाद 2e चार्ज गया, मतलब ई चार्ज फ्लो करेगा टी टाइम में। तो चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या होता है? करंट होता है। तो करंट किसके बराबर हो गया? अब 1/t को क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आपका करंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर वो ये दे दे कि यहाँ ना कोई चार्ज क्या फ्लो कर रहा है, क्या चार्ज है, कोई पार्टिकल है जिसपे क्या चार्ज है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है,
इसके अंदर साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। तो उस टाइम हम ई की जगह क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, अगर कोई क्यू चार्ज दे रखा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, और आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आसान क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। आप लोगों को रेजोनेंस वाला जो मॉड्यूल है, रेजोनेंस के मॉड्यूल में से जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें हमें रेजोनेंस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ईमानदारी से सोल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन निकाल के देखने हैं, अच्छे से उनको करना है। अब देखो, जो जो क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज बनते जाएंगे, जो जो टॉपिक्स हम करेंगे उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आज अपना ये जो पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज आपको क्या करना है, आपको पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है रेजोनेंस के मॉड्यूल में, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं उसके। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है रेजिस्टेंस। क्या आती है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का मतलब अड़चन, बाधा। रेजिस्टेंस को लिखेंगे आर से, तो रेजिस्टेंस का मतलब है अड़चन, बाधा। कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो एक्चुअल में कौन फ्लो करता है, एक्चुअल में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इजीली फ्लो कर रहे हैं, क्या इनके पाथ में, इनके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारी अड़चन हैं, ये बिल्कुल सीधे फ्री होके मूव नहीं कर पा रही है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी अड़चन हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं इनके पाथ में, ये बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर पाते। क्या क्या बाधाएं हैं इनके यहाँ पे भाई, इसके अंदर है ना, अगर छोटा सा भी कंडक्टर आपका है तो यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है ना, तो आपको इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और यहाँ इसके अंदर आपको मिलियंस ऑफ पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, जब ये मूव करेगा, तो ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, ये किसी दूसरे आयन से टकरा जाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के बीच में लगातार कोलिजन्स होते रहते हैं, लगातार कोलिजन्स होते रहते हैं। तो इन कोलिजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा। तो इसके पाथ में, इसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस है, जो बाधा है, जो अड़चन है, वो किसकी वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका कोलिजन हो रहा है, पॉजिटिव आयंस के साथ इसका कोलिजन हो रहा है। तो वो जो कोलिजन्स हैं वो बीच में अड़चन है। तो जो अड़चन है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज द अपोजिशन, या इट इज ए हर्डल भी कह सकते हैं, अपोजिशन कह सकते हैं। तो इट इज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ, अपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट के फ्लो में जो बाधा है, चार्ज के फ्लो में जो बाधा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कोलिजन्स। और कोलिजन्स किस किस के बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस के बीच में होंगे। किसके बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और पॉजिटिव आयंस के बीच में होंगे, पॉजिटिव आयंस के बीच में होंगे। तो इनकी वजह से होता है, इन कोलिजन की वजह से क्या होता है, इसमें अड़चन होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, अब देखेंगे हम कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, पहला डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही उसमें ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। जितनी ज्यादा कंडक्टर की क्या होगी, लेंथ होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है भाई, मान लो कि ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ऐसा कोई ये कोई आपका कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो इसी एरिया में से फ्लो कर रहा है ना, इस बाहर वाले एरिया में से थोड़े चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस एरिया में से, तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे।
तो जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। थर्ड फैक्टर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से आपके इलेक्ट्रॉन्स पागल हो जाएंगे और वो इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। तो अगर वो पागल हो जाएंगे, अगर वो इधर उधर मूव करने लग जाएंगे तो कोलिजन क्या होंगे, ज्यादा, तो ज्यादा टकराएंगे, वो ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये सिर्फ किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है, ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस सिर्फ किसकी बढ़ती है, कंडक्टर की बढ़ती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए फॉर सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कम होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपका जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये जो कंडक्टर है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर आपका किस मटेरियल का बना हुआ है, ये आपका सिल्वर का बना हुआ है, ये आपका कॉपर का बना हुआ है, ये आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है। ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस। सबसे कम रेजिस्टेंस किस मटेरियल की होती है, सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद एल्यूमिनियम की। तो ये सीक्वेंस है। सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होती है, सिल्वर में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्यूमिनियम में। ठीक है। तो ये आपके चार फैक्टर हो गए, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो अब देखो, अगर इनको कंबाइन करें, एक साथ देखें रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है इन फैक्टर के ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां पे देखो, ये जो रो है इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। दूसरा नाम इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। तो रजिस्टिविटी किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है। यहाँ पे मैंने ए और ऐसे एल ले लिया, ये ले लिया। अगर इफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। तो रजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे हम कि भाई अगर कोई कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 है, उसकी लेंथ 1 है, तो उसकी लेंथ 1 है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वही क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी है, वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो, हमने टोटल 4 फैक्टर की बात की थी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 4 फैक्टर पे। तो 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए, लेंथ और एरिया। बाकी के 2 फैक्टर जो बच गए ना, वो इसके अंदर हैं। वो किसके अंदर है, रजिस्टिविटी के अंदर है। तो उन 2 फैक्टर पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। उन 2 फैक्टर, वो इसके अंदर है 2 फैक्टर, टेम्परेचर वाला और मटेरियल की नेचर वाला, वो 2 फैक्टर इसके अंदर है। उन 2 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड करती है, ये देखेंगे हम बाद में। दूसरा किस पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है, इसमें अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पे एक टेबल दे रखी है 10.3 की टेबल दे रखी है। उस 10.3 टेबल में रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या दे रखे हैं, अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं। तो सबसे ऊपर कौन दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, उसके बाद इसमें कॉपर दे रखा है, उसके बाद इसमें एल्यूमिनियम दे रखा है। ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको रजिस्टिविटी में इतना याद रखना है कि सबसे कम रजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, सबसे कम सिल्वर की, उसके बाद किसकी होती है, कॉपर की, उसके बाद रजिस्टिविटी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की, सबसे कम किसकी, सिल्वर की। तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, और सबसे कम उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है। तो इस टेबल में, ये जो टेबल है इसमें ऐसे दे रखा है, इसमें सबसे पहले दे रखी मेटल्स, यहाँ पे क्या दे रखी है,
मेटल्स दे रखे हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम के हैं, मेटल्स हैं। तो यहाँ मेटल्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे कम होती है। उसके बाद रेजिस्टिव मेटल के बाद यहाँ पे दे रखे हैं आपकी अलॉयज, अलॉयज दे रखे हैं, ठीक है। तो अलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे दे रखे हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। ये जो मेटल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और आपके जो मेटल हैं और जो आपके अलॉय हैं, यहाँ इनके बीच में सेमीकंडक्टर आ जाएंगे। सेमीकंडक्टर कहाँ आ जाएंगे? इनके बीच में आ जाएंगे सेमीकंडक्टर। तो उसको याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये तीन चीज याद रखनी है, मेटल, अलॉय और इंसुलेटर। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी? मेटल्स की। उसके बाद किसकी? अलॉय की। उसके बाद किसकी? इंसुलेटर्स की, ठीक है। और मेटल्स की अगर मैं बात करूं, मेटल्स में आपको याद रखना है सिल्वर की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की। ऐसे रेजिस्टिविटी ऊपर जाओगे तो रेजिस्टिविटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे ऊपर जाओगे रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? देखो, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है भाई? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ये किसके लिए है? फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और आपको इसमें इतना याद रखना है कैसे टेम्परेचर के साथ वो वेरी करेगी। तो ये था आपका रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे देखो ऐसे भी पूछा जाता है कि एक यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो आपके पास है ना एक वायर है, आपके पास एक वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी रेजिस्टेंस मान लो R है। ये आपके पास कोई वायर है, इसकी लेंथ L है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस इसकी R है। हमने क्या किया? इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको खींच दिया, इसको लंबा बना दिया। कैसे लंबा बना दिया? खींच के लंबा बना दिया हमने, इसको स्ट्रेच कर दिया। और कितना लंबा बना दिया? इसकी जो लेंथ है ना वो अब मान लो n टाइम्स होगी पहले वाले से। इसको खींच के n टाइम्स लंबा बना दिया। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 गुना बना दिया, 3 होगी तो 3 गुना लंबा बना दिया, ठीक है। तो लेंथ इसकी n टाइम्स बना दी। अगर लेंथ इसकी n टाइम्स बढ़ जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर लेंथ n गुना बढ़ गई ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी चीज को हम खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, किस मटेरियल का बना हुआ ये वायर। क्या हमने वायर के मटेरियल को चेंज किया? नहीं चेंज किया, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हमने टेम्परेचर को भी कम ज्यादा नहीं किया तो रेजिस्टिविटी रहेगी सेम, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या बनेगी? R डैश बनेगी। तो आपसे पूछेगा रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो किसके बराबर था? इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी लेंथ अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी R डैश वो किसके बराबर होगी? इसकी रेजिस्टिविटी, वो भी रो है। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ n टाइम्स ऑफ L है। इसका एरिया कितना है? एरिया A अपॉन n है। तो ये आपका रो L अपॉन A इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो R डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? इसकी जगह मैं R रख दूंगा, तो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी वायर को खींच के n टाइम्स लंबा बना दिया, किसी वायर को स्ट्रेच करके कितना लंबा बना दिया? n टाइम्स लंबा बना दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर किसी वायर को आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। अगर आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपने उसको खींच के कितना बना दिया? 3 गुना लंबा बना दिया, तो रेजिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगी, पहले वाली से 9 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, अगर हम क्या ले लें, अगर हम ये ले लें कि भाई इसको लंबा नहीं,
इसको हमने कंप्रेस करके ना छोटा बना दिया। इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस करके इसको छोटा बना दिया। अगर छोटा बना दोगे ना तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। छोटा बना दिया इसको कंप्रेस करके, तो कंप्रेस करके इसको मैंने छोटा बना दिया, कंप्रेस करके छोटा बना दिया। अब मान लो लेंथ इसकी कितनी होगी, पहले वाले से n टाइम्स कम हो गई। तो अगर लेंथ n टाइम्स कम होगी ना तो एरिया n टाइम्स बढ़ जाएगा। अब मोटा हो गया ना तो एरिया n टाइम्स बढ़ गया। रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ कितनी होगी इसकी L अपॉन n होगी, एरिया कितना हो गया n टाइम्स हो गया पहले वाले से। तो R डैश किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रो L अपॉन A और 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, R लिखेंगे और इसको लिखेंगे n स्क्वायर। अगर आपने कंप्रेस कर दिया, अगर आपने कंप्रेस करके इसको छोटा कर दिया, कितना छोटा कर दिया, n टाइम्स छोटा कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस उसकी n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने अगर उसको पहले वाले से हाफ कर दी लेंथ, पहले वाले से लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी, तो रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, पहले वाले से 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखो यहाँ पे, और क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। देखो, तो रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, देखो अब पहले मैं बात करूंगा जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो रजिस्टर पूछा जाए अगर आपसे कि व्हाट इज रजिस्टर, तो ये एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट है जो हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो व्हाट रजिस्टर क्या है आपका, एक सर्किट एलिमेंट है जो हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और रजिस्टर आपके दो होते हैं, एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस वाला, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, उसकी रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, वो बने बनाए पीछे से आते हैं, भाई ये 2 ओम का है, ये 10 ओम का, ये 5 ओम का है, वो पीछे से बने बनाए आते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं, उसको रजिस्टर ही बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको रजिस्टर ही बोलते हैं। और एक ऐसा रजिस्टर होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है उसकी, मतलब उसकी रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट। उस रजिस्टर का क्या नाम है, रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, जो रजिस्टर होता है आपका जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, उसका सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का रजिस्टर है उसका सिंबल थोड़ा सा अलग होता है, उसका सिंबल जनरली हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा। ठीक है, या आपको उसका सिंबल ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पे एक एरो लगा दो। ये दोनों सिंबल किसके हैं, आपके रियोस्टेट के हैं, वेरिएबल रजिस्टर के दोनों सिंबल हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर के दो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रजिस्टर्स में करंट सेम हो, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रजिस्टर्स में करंट सेम हो, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो करंट थ्रो ऑल रजिस्टर्स, करंट थ्रो ऑल रजिस्टर्स
इज सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रजिस्टर्स में करंट सेम हो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये आपके पास कोई दूसरा रजिस्टर है, ये आपके पास कोई तीसरा रजिस्टर है, ठीक है। अब इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें अगर मैं इसको बैटरी से जोड़ता हूँ, भाई मैंने इसको बैटरी से या सेल से जोड़ दिया, तो बैटरी सेल क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा। तो जो करंट इसमें बैटरी ने सप्लाई किया वही करंट इसमें से जाएगा, और वही उतना ही करंट इसमें से जाएगा, उतना ही करंट इसमें से जाएगा। तो करंट तीनों में सेम गया ना भाई। ये करंट और किसके पास जाएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास, एक ही तो पाथ है यहाँ पे। तो तीनों में करंट सेम होगा, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ देंगे तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम यहाँ पे एक चीज निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है वो आपको पता है, हम पहले इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। भाई ये आपका सीरीज, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपका कॉम्बिनेशन है। अगर देखो इस कॉम्बिनेशन को मैंने इस बैटरी से जोड़ा, हमने किससे जोड़ा, इस बैटरी से जोड़ा इस कॉम्बिनेशन को। तो जब इस कॉम्बिनेशन को इस बैटरी से जोड़ा तो बैटरी ने आई करंट सप्लाई किया। बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया, आई करंट सप्लाई किया। अगर मैं इस बैटरी को, इस बैटरी यहाँ पे इसी बैटरी से इस कॉम्बिनेशन को हटा के, इस कॉम्बिनेशन को हटा के इस कॉम्बिनेशन की जगह सिर्फ एक रजिस्टर लगा दूं, बैटरी वही है। क्या कर दिया मैंने, इस कॉम्बिनेशन को हटा के इस कॉम्बिनेशन की जगह क्या लगा दिया, एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। और देखा मैंने, क्या देखा मैंने, क्या पाया कि अब भी बैटरी ने उतना ही करंट सप्लाई किया जितना कॉम्बिनेशन के टाइम में किया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो रजिस्टर है ना, ये वही काम कर रहा है जो पूरा कॉम्बिनेशन कर रहा था। ये रजिस्टर अकेला वही काम कर रहा है जो पूरा कॉम्बिनेशन कर रहा था। तो इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको बोलूंगा मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसकी जो रेजिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो यहां से जो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो इक्विवेलेंट होगी वो किसके बराबर होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रजिस्टर हैं उनको सीधा ऐड कर दो, उसके बराबर हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सेकंड कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मतलब रजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा हुआ होता है, रजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा होता है कि सभी रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। सभी रजिस्टर्स में क्या सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ा हुआ होता है, इस तरीके से इसको जोड़ा हुआ होता है। तो ये क्या हो गया, मान लो इसकी R1 रेजिस्टेंस है, इसकी मान लो R2 है, इसकी मान लो R3 है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसमें R इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे निकालते हैं इसमें रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे भाई कोई भी मान लो आपके पास आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन मिलेगा और आपको क्या निकालना मिलेगा, उसमें उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है आपको उस सर्किट डायग्राम की। तो आपको क्या करना, देखो भाई मान लो कि ऐसा सर्किट डायग्राम दे दिया, मैं एक सिंपल सा लेता हूँ, ये आपको एक सर्किट डायग्राम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यही ले लेते हैं बस। आपको पूछेगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये मान लो आपकी 2 ओम है, ये मान लो ये आपकी मान लो आपकी दे रखी है, मान लो इसको मैं 3 ले लेता हूँ, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, 6 ओम है, ये मान लो आपकी 2 ओम है। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कितनी आएगी, लेकिन इसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो आपको देखना है। भाई आपको सबसे पहले क्या देखना है, कैसा भी कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी आपका सर्किट क्यों ना दे रखा हो, आपको क्या देखना है कि ऐसे रजिस्टर देख लो, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर देख लो जो आपको पक्का पता हो ये सीरीज में है या पैरेलल में है।
तो यहाँ पे मेरे को ये पता है 3 और 6 पक्का किस में है, पैरेलल में है। तो 3 और 6 को हटा के इन दोनों की जगह इन दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा दो। तो दोनों किस में है, 3 और 6 किस में है, पैरेलल में है। तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। R2 कितना है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट सोल्व करोगे तो 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इन दोनों को हटा के एक रजिस्टर लगा दो। कितने का लगा दो, जो इक्विवेलेंट है, जो 2 ओम आ गया इक्विवेलेंट आपका इसके बराबर। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखो वही करना है आपको। अब यहाँ पे 2 रजिस्टर है ना, दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में निकालते हैं R1 प्लस 1/R2, सॉरी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चंस गिवन है आपके